वेलकम दोस्तों। इन्वायरमेंट के कंटिन्यूएशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीबीडी भी बोला जाता है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है ये, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, किस तरह से ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी को बचाता है, इन सब को समझने के पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं हम। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि सीबीडी एक कॉन्फ्रेंस से निकल कर आया था। कॉन्फ्रेंस का नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएनसीईडी भी बोलते हैं। इसी का नाम अर्थ समिट भी है। ये कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1992 में हुआ था ये कॉन्फ्रेंस। और कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील में। तो आप रियो डी जेनेरियो याद रखें, ब्राज़ील याद रखें और 1992 याद रखें अर्थ समिट के साथ में। इसके 3 प्रोडक्ट्स हैं यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये किससे डील करता है? इस नाम से ही स्पष्ट है, ये क्लाइमेट चेंज से डील करता है। यूएनएफसीसीसी के अंदर 2 और चीज़ें हैं, एक है क्योटो प्रोटोकॉल, एक है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट हाल में क्लाइमेट चेंज को लेकर के हुआ था, तो ये इसके बारे में आपने सुना होगा। एजेंडा 21 दूसरा इसका प्रोडक्ट था। एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। Rio+10 और Rio+20 भी एजेंडा 21 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। उसके बाद सीबीडी जो हमारा टॉपिक है, उसके अंदर हम कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल भी देखने वाले हैं। मैं ये पूरी बात आपके लिए रिपीट कर देता हूं। 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में कॉन्फ्रेंस हुआ यूनाइटेड नेशंस का, जिसको बोला गया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे अर्थ समिट भी बोलते हैं। इसके तहत 3 प्रोडक्ट्स निकल के सामने आए, यानी कि 3 कन्वेंशंस निकल के सामने आए। पहला था यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज के साथ डील करता है। दूसरा हमारा है एजेंडा 21, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ डील करता है। और तीसरा हमारा टॉपिक है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी सीबीडी। इन तीनों के तहत हर कुछ सालों पे, या तो 1 साल पे या तो 2 साल पे, इस तरीके से मीटिंग्स हुआ करती हैं, जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। उसके तहत और भी प्रोडक्ट्स निकल के सामने आए हैं, जैसे यूएनएफसीसीसी के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। एजेंडा 21 के अंदर Rio+10 और Rio+20। उसी तरह कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी सीबीडी के तहत कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल, इन दोनों के बारे में हम इस लेक्चर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि सीबीडी का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। सबसे पहली बात, सीबीडी इस बैकग्राउंड में आया था कि बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो जो अर्थ समिट हुआ उसके तहत सीबीडी आया और उसने जो पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया उसमें ये बोला गया कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, यानी बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना होगा। वही यहाँ पर लिख रखा है हमने, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का किस तरह से हमें, बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से हमें बचाना है, किस तरह से एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है ताकि नेचर हार्मनी में रह पाए। ये हो गया हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया इसका सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से समझें। किसी भी चीज का सस्टेनेबल यूजेज तब होता है जब प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स तो फुलफिल हो ही रही हैं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के नीड्स का भी ख्याल रखा जा रहा है। मैं रिपीट करूंगा आपके लिए, सस्टेनेबल यूजेज का मतलब होता है कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स फुलफिल करना, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर हम इस तरीके से यूजेज कर रहे हैं तो वो बहुत ही लंबे टाइम तक रिसोर्सेज का यूजेज हम कर पाएंगे, इसीलिए उसे हम सस्टेनेबल यूजेज कहते हैं। तो सीबीडी का एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि सस्टेनेबल यूजेज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, सस्टेनेबली बायोडाइवर्सिटी को हमें यूज करना है। तीसरी बात है एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझें आप। बायोडाइवर्सिटी है, उसे हमें यूज तो करना ही है, क्योंकि आदमी बायोडाइवर्सिटी को यूज किए बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो हमें किस तरीके से उसे यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किस तरीके से, यानी कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो क्या होता है, मैक्सिमम कंट्रीज में बायोडाइवर्सिटी की कमी है और कुछ कंट्रीज में एक्सेस बायोडाइवर्सिटी है। इस वजह से क्या देखा जाता है
कि जिस कंट्री में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करता है उस बायोडाइवर्सिटी को। ऐसा ना हो, इंटरनेशनल लेवल पे नेशंस के बीच में बैलेंस बना रहे और हर नेशन को जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बायोडाइवर्सिटी यूज करे, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। तो हमने क्या देखा, इंटरनेशनल लेवल पे देखा फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, यानी नेशंस के बीच फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी का। अब हम इसे देखते हैं नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल में हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट में, लेकिन कुछ स्टेट में बायोडाइवर्सिटी की बहुत ही कमी है। तो क्या होता है कि जब रिसोर्सेज हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो हमें सारे स्टेट्स को मिल करके साथ में इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को यूज़ करना होगा, जो बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करना होगा कि सारे स्टेट्स के नीड को फुलफिल किया जा सके। तो हमें क्या क्या करना है, हमें सबसे पहले जो पहला ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर वो है बायोडाइवर्सिटी को बचाना। दूसरा जो है वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी का यूज़ तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन उसका सस्टेनेबली यूज़ करना। और तीसरा ये है कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का जो यूजेज है उसको फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग बना पाना, यानी फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। इन तीनों ऑब्जेक्टिव के साथ सीबीडी बनाया गया है। दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। और सीबीडी के अंदर मैंने आपको बताया कार्टेजेना और नागोया दो प्रोटोकॉल्स आ चुके हैं। तो जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल है ये बायोसेफ्टी पे है, याद रखें आप, सीबीडी के अंदर है, बायोसेफ्टी पे है और 2000 में अडॉप्ट किया गया था। कार्टेजेना प्रोटोकॉल, रिपीट करूंगा मैं, बायोसेफ्टी पे है, सीबीडी के अंदर है और 2000 में अडॉप्ट किया गया था। ये लीगली बाइंडिंग है, यानी अगर कोई नेशन इसे फॉलो नहीं करता है तो उस पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, यानी उस पर इंटरनेशनल लॉज के तहत केसेस फाइल किए जाएंगे। दूसरी बात, ये लीगल तो हो ही गया आपका, ये बायोसेफ्टी मेजर्स की बात करता है, यानी कि जो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे जिन्हें हम LMOs बोलते हैं, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करता है। देखिए जैसे बायोडाइवर्सिटी हो गया, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो इंपोर्टिंग कंट्री के ऊपर, उसकी बात करता है ये कैसे होगा। जैसे आप मान लीजिए दो कंट्री है, एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी। ए से बी के तरफ जा रहा है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी जो बायोडाइवर्सिटी का रिसोर्स है वो ए से बी की तरफ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ए जो है, ए है एक्सपोर्टिंग कंट्री और बी जो है वो है इंपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, तो इंपोर्टिंग कंट्री के अंदर उसका इल इम्पैक्ट ना हो, उसका हार्मफुल इम्पैक्ट ना हो, इसके लिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल आया था। ये कैसे किया जाएगा, ये किया जाएगा दो तरीके से, इसके दो मेजर कंपोनेंट हैं। पहला है एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, यानी जो कंट्री है ए वो एक्सपोर्ट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्सेज को कंट्री बी के तरफ, तो वो ए जो है वो अच्छे से बी को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई इसमें ऐसे ऐसे रिस्क हैं, इसमें ये हार्मफुल इम्पैक्ट आ सकता है, इसको किस तरीके से आपको मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद बी डिसाइड करेगा कि उसे रिसोर्सेज LMOs मंगवाने हैं या नहीं मंगवाने हैं। ये हो गई पहली बात, एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट। दूसरी बात हो गई बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। ये आपको बताएगा, ये आप समझ लें कि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज का मीडियम है ये आपको बताएगा कि कैसे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, LMOs जो होते हैं, उन पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और क्या क्या किस तरीके से वो हार्मफुल इम्पैक्ट कर सकता है, ये बताएगा बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। इसके तहत जो कंट्री बी है, जैसे यहाँ पर इंपोर्टिंग कंट्री है, ये एक अच्छे से अपना एग्जीक्यूशन प्लान बना पाएगा और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा ताकि हार्मफुल इम्पैक्ट उसको नहीं हो, कंट्री बी के अंदर हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं हो। तो दो चीज़ें हमने क्या सीखा यहाँ पर, पहला है एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, जिसमें ए बी को क्लियर बताएगा, ए है एक्सपोर्टिंग कंट्री, बी है इंपोर्टिंग कंट्री, ए बी को क्लियरली बताएगा कि भाई इसमें ऐसे ऐसे हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं, ऐसे ऐसे रिस्क हैं। अब आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लो कि आपको किस तरीके से इंपोर्ट करवानी है,
LMOs को। दूसरी बात है बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। इसके अंदर ये देखा जाएगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से पास ऑन हो दोनों कंट्रीज के तरफ, ताकि दोनों जो है हार्मफुल इम्पैक्ट्स को रोक पाए जो आपके LMOs के थ्रू आपके ऊपर जो हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज और आप याद रख लें इसके अंदर, नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है। ये लायबिलिटी और रिड्रेस की बात करता है। मतलब ए ने बी को कुछ LMOs भेजे, बी के ऊपर नुकसान हो गया, तो ए की लायबिलिटी है या बी की लायबिलिटी है, वो इस बारे में बताता है वो। और अगर ए की लायबिलिटी है तो उसे कितना कंपनसेशन देना होगा, रिड्रेसल यानी कंपनसेशन, यानी कि किस तरीके से सही किया जा सकता है उस चीज को। तो ए बी को कितना कंपनसेशन देगा उसे रिड्रेसल करने के लिए, उस इश्यू को रिड्रेस करने के लिए, इस तरीके की बातें हम नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल में बात करते हैं। नागोया प्रोटोकॉल, जिसे कि हम बायोडाइवर्सिटी एकॉर्ड के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। तो क्या हो गया, नागोया प्रोटोकॉल को हम बायोडाइवर्सिटी एकॉर्ड के नाम से जानते हैं। कब अडॉप्ट किया गया था? 2010 में अडॉप्ट किया गया था। और ये भी कार्टेजेना प्रोटोकॉल की तरह लीगली बाइंडिंग है दोस्तों, ये भी कार्टेजेना प्रोटोकॉल की तरह लीगली बाइंडिंग है। अब ये क्या करता है, ये डेवलपिंग कंट्रीज को बचाता है। किस चीज से बचाता है? फॉरेन इलिजिटिमेट बायो प्रॉस्पेक्टिंग। फॉरेन इलिजिटिमेट बायो प्रॉस्पेक्टिंग क्या है, अभी थोड़ी देर में समझते हैं। पहले आप ये समझें कि जो बायो प्रॉस्पेक्टिंग होता है वो होता क्या है। बायो प्रॉस्पेक्टिंग एक तरीके का पॉजिटिव टर्म है। अगर दो कंट्रीज हैं ए और बी दो कंट्रीज हैं, अब बी बायो प्रॉस्पेक्टिंग कर रहा है ए के अंदर, यानी उसके बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज को देख रहा है, उसे एसेस कर रहा है, उसे किस तरीके से अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, सस्टेनेबली यूज किया जाए, उस पर रिसर्च कर रहा है। तो क्या करना है, उसे ए को ही बेनिफिट्स देना है, ठीक है। अगर वो ए को बेनिफिट नहीं दे रहा है तो उससे डील करता है नागोया प्रोटोकॉल। उससे कौन डील करता है? नागोया प्रोटोकॉल। यही हमने यहां चौथे पॉइंट में दे के रखा हुआ है। इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम सोर्स कंट्रीज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर राइट टू गेट अ शेयर इन बेनिफिट्स रिप्ड बाय फॉरेन बायो प्रॉस्पेक्टर्स। वही हमने आपको समझाया, बी जो कंट्री है वो बायो प्रॉस्पेक्टिंग कर रहा है ए के अंदर, ए को भी बेनिफिट्स मिलना चाहिए। ये कौन देखता है? ये नागोया प्रोटोकॉल देखता है। नागोया प्रोटोकॉल के अंदर एक 20 टारगेट्स का स्ट्रेटेजिक प्लान आया, जिसे कि हम आईची टारगेट भी बोलते हैं। आईची टारगेट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमने बताया कि इसके अंदर 20 टारगेट्स हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने यहां दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप ये देखें, सबसे पहली बात, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे किस तरीके से प्रेशर कम कर सकते हैं हम, उसका किस तरह से सस्टेनेबली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को हर लेवल पे बचा सकते हैं। हर लेवल यानी इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, हर लेवल पे किस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी से जो बेनिफिट्स हैं उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबली बढ़ाना होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब सोसाइटी का जो एक कम्युनिटी वहां पे रह रही है वो किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को सस्टेनेबली यूज कर पाए, एक बात। दूसरी बात, जो भी बायोडाइवर्सिटी को वो यूटिलाइज कर रहे हैं उसको कितना ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, दूसरी बात। ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कम्युनिटी का कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाता है। दोस्तों, इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, वापस से एक सेकंड के लिए रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे कि हम CBD भी बोलते हैं, किससे आया है? अर्थ समिट से आया है। अर्थ समिट के अंदर से 3 प्रोडक्ट निकले थे। अर्थ समिट 1992 में हुआ था। UNFCCC वो क्लाइमेट चेंज से डील करता है। CBD उसके अंदर हमने कार्टेजेना और नागोया प्रोटोकॉल भी देखा। हमने देखा एजेंडा 21 जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से डील करता है। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमारे। तो एक तो बचाना बायोडाइवर्सिटी को, दूसरा उसका सस्टेनेबल यूजेज, और तीसरा उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। फिर हमने कार्टेजेना प्रोटोकॉल को देखा, ये लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल है और ये बायोसेफ्टी पे है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल CBD का पार्ट है। यहां तक हमने देख लिया। इसके 2 मेजर कंपोनेंट हैं, एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट जिसको कि AIA भी बोलते हैं, और बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस।
उसके बाद हमने देखा कार्टेजेना प्रोटोकॉल के अंदर ही नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है, ये लायबिलिटी और रिड्रेस की बात करता है। अगर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जिसे कि एलएमओस भी बोलते हैं, अगर उसके वजह से कोई लॉस हो रहा है तो इंपोर्टिंग कंट्री यानी कि कंट्री बी जो यहाँ पर था उसे क्या फायदे मिलने चाहिए, उसे किस तरह का कंपनसेशन मिलना चाहिए एक्सपोर्टिंग कंट्री जो कि यहाँ पर ए था उससे, ये हमने सीख लिया। उसके हमने देखा नागोया प्रोटोकॉल, इसको बायोडाइवर्सिटी एकॉर्ड भी बोलते हैं, ये भी लीगली बाइंडिंग है और इसके अंदर आईची टारगेट्स आते हैं। आईची टारगेट्स भी हमने इसके ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इस लेक्चर को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।